राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के 100 साल पूरे हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा वॉलंटियर्स वाला संगठन कहा जाने वाला आरएसएस इन 100 सालों में बहुत कुछ देख चुका है और देश की जनता भी आरएसएस से जुड़े कई घटनाक्रम की गवाह बन चुकी है। एक तरफ जहां संघ के राहत कार्यों और बाकी कामों की तारीफ होती रही है, वहीं दूसरी तरफ संघ की छवि पर कई दाग भी लगे हैं जिनसे संघ को अभी तक छुटकारा नहीं मिल पाया है। फिर चाहे वो आजादी की लड़ाई में संघ की भूमिका की बात हो या फिर महात्मा गांधी की हत्या का मामला, जिसे लेकर संघ पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था, विपक्षी पार्टियां आज भी इन मुद्दों को लेकर संघ पर उंगलियां उठाती रही हैं। आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई थी। उस दिन दशहरा था, लिहाजा 100 साल पूरे होने पर भी दशहरे और उससे पहले के दिनों में भी देश के कई हिस्सों में आयोजन किए जा रहे हैं। आज 1 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे थे। वहां उन्होंने अपने भाषण में संघ को राष्ट्र निर्माण का जरूरी हिस्सा बताया, संघ के स्वयंसेवकों की बात की, कहा कि संघ एक भारत श्रेष्ठ भारत की नीति से काम करता है। इसी बीच उन्होंने बात की डेमोग्राफी चेंज की भी, मगर पीएम मोदी के भाषण पर कई लोगों की प्रतिक्रिया आई। विपक्षी पार्टियों ने खुले तौर पर संघ से सवाल पूछे और इल्जाम लगाए दलित विरोधी होने के, यहां तक कि संघ को देशद्रोही भी कहा गया, अंबेडकर विरोधी कहा गया कि आजादी की लड़ाई में संघ या उससे जुड़े लोगों का योगदान निल था। मगर बात सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक रुकी नहीं है। संघ के 100 साल के आयोजन से जुड़ी कई घटनाएं इन दिनों में हुई हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में शस्त्र पूजा को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एनएसयूआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई और पुलिस पर इल्जाम लगे हैं एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष को बेजा गिरफ्तार करने के। दिल्ली सरकार के एक फरमान की भी चर्चा है जिसमें कहा यह गया है कि अब आरएसएस से जुड़ी पढ़ाई दिल्ली के स्कूलों में करवाई जाएगी। आरएसएस के काम और उससे जुड़े लोगों के बारे में बताया जाएगा। आलोचना इसकी भी हुई है। हर दल आरएसएस को लेकर अलग राय रखता है। 100 साल होने पर भारत सरकार ने आरएसएस के नाम की डाक और सिक्का जारी करके आरएसएस के इतिहास को गौरवान्वित तो बताया है, मगर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी आज दिन भर आरएसएस को लेकर कई आरोप लगाए। कई बातें कहीं, इतिहास से लेकर वर्तमान तक कई मुद्दों को उछाला गया। आज खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में आरएसएस के 100 साल, पीएम मोदी के भाषण और उस पर हुई आलोचना और बयानबाजी पर बात करेंगे। और बात करेंगे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब आरएसएस का कार्यक्रम हुआ था तो क्या हुआ, वीसी पर क्या आरोप लगे, और ये भी बताएंगे कि अब दिल्ली के स्कूलों में बच्चों को आरएसएस के बारे में क्या पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा शो में बात होगी बरेली की, जहां 26 सितंबर को भड़की आग अभी तक धधक रही है। 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद का जुलूस जुमे की नमाज के बाद निकला था, मगर ये जुलूस हिंसक हो गया। इस हिंसा में पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुआ, पुलिस पर पत्थरबाजी भी की गई और उसके बाद खबरों का आना है कि रुक ही नहीं रहा। फिर चाहे वो गिरफ्तारियों की खबर हो, एनकाउंटर की हो या फिर दुकानों को सील करने और घरों मकानों पर बुलडोजर चलाने की। अब तक करीब 80 मुस्लिम समुदाय के लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस का दावा है कि 26 सितंबर को ये लोग बाहर से भी उपद्रव करने आए थे। बात करेंगे 80 मुसलमानों की गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने क्या बयान दिए हैं और पुलिस पर क्या आरोप लग रहे हैं। बरेली जा रहे विपक्ष के नेताओं को नजरबंद करके क्यों रखा गया। तौकीर रजा के आह्वान पर जमा हुई भीड़ को लेकर पुलिस ने क्या बताया, इस पर भी चर्चा होगी। और बात इस पर भी होगी कि बुलडोजर एक्शन को लेकर प्रशासन पर बरेली के मुसलमान क्या आरोप लगा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं हमारा डेली का बुलेटिन खबरगांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना, जाति कैसे पूछ लिए? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 1 अक्टूबर यानी आज पीएम मोदी आरएसएस के शताब्दी समारोह में पहुंचे थे। अपने भाषण में उन्होंने कहा, यह हमारी पीढ़ी के स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमें शताब्दी वर्ष जैसा महान अवसर देखने को मिल रहा है। मैं आज राष्ट्र सेवा को समर्पित करोड़ों स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं देता हूं, हेडगेवार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पीएम मोदी ने 100 रुपए का एक सिक्के का भी उद्घाटन किया, जिसमें एक तरफ राष्ट्रीय चिन्ह है, नेशनल एम्बलम, दूसरी तरफ सिंह पर विराजमान भारत माता हैं और संघ के कार्यकर्ता, जिन्हें स्वयंसेवक कहा जाता है, वो खड़े हैं। पहले सुनिए पीएम मोदी ने इस भाषण में और क्या बातें कही हैं। साथियों, राष्ट्र साधना की इस यात्रा में ऐसा नहीं है कि संघ पर हमले नहीं हुए, संघ के खिलाफ साजिशें नहीं हुई। हमने देखा है कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ, मुख्य धारा में आने देने का और उसे न आने से रोकने का अनगिनत षड्यंत्र हुए। परम पूज्य गुरु जी को झूठे केस में फंसाया गया,
उन्हें जेल तक भेज दिया गया। लेकिन जब पूज्य गुरुजी जेल से बाहर आए तो उन्होंने सहज रूप से कहा, और शायद इतिहास की तवारीख में ये भाव, ये शब्द एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तब परम पूज्य गुरुजी ने बहुत सहजता से कहा था, कभी कभी जीभ दांतों के नीचे आकर दब जाती है, कुचल भी जाती है, लेकिन हम दांत नहीं तोड़ देते। आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को दशहरे के दिन नागपुर में हुई थी। डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने इसकी स्थापना की थी। आरएसएस पर उसकी दक्षिणपंथी विचारधारा को लेकर इल्जाम लगते रहे हैं कि आरएसएस ने स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, तिरंगा नहीं फहराया। गांधी जी की हत्या में संघ की भूमिका को लेकर भी विपक्षी दल इल्जाम लगाते रहते हैं। संघ पर आजादी के बाद से 3 बार प्रतिबंध लगाया गया था। सबसे पहले 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके पीछे की वजह यह है कि महात्मा गांधी की हत्या को संघ से जोड़कर देखा गया। 28 महीने तक संघ पर प्रतिबंध रहा। यह प्रतिबंध 11 जुलाई 1949 को उस वक्त हटा जब देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की शर्तें तत्कालीन संघ प्रमुख माधव राय सदाशिव गोलवलकर ने मान ली थी। शर्तें कि संघ अपना संविधान बनाए और उसे प्रकाशित करे, शर्तें जिसमें चुनाव की खास अहमियत होगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनाव होगा। इसके साथ ही आरएसएस भी देश की राजनीतिक गतिविधियों से पूरी तरह से दूरी बनाकर रखेगा। इंदिरा गांधी ने साल 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगाई थी, आरएसएस ने इसका विरोध किया था। इस दौरान भी आरएसएस पर 2 साल तक प्रतिबंध रहा था। 1992 में जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह प्रतिबंध 1993 में हटा। कांग्रेस पार्टी ने आज दिन भर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए कई बयानों में आरएसएस की आलोचना की है। लिखा है, आरएसएस देश को बांटने वाला संगठन, आजादी के वक्त जिसके नेता न जेल गए न अंग्रेजों ने लगाया कभी प्रतिबंध। 1982 में अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुए भारत जोड़ो आंदोलन में जब पूरा देश जेल जा रहा था, तब आरएसएस इस आंदोलन को दबाने में अंग्रेजों की मदद कर रहा था। एक और पोस्ट में आरएसएस को बाकायदा देशद्रोही भी कहा गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने भी सवाल पूछे हैं। लिखा है, 100 सालों में एक भी आरएसएस प्रमुख दलित, पिछड़ा, आदिवासी क्यों नहीं बना? संघ के लोगों को अंग्रेजों की सेना में भर्ती क्यों कराया गया? भारत की आन बान और शान तिरंगे झंडे का विरोध क्यों किया गया? आरएसएस के मुख्यालय पर 52 साल तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया? ये सवाल संजय सिंह ने पूछे हैं। अब सुनते हैं कि पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने आरएसएस के 100 साल होने पर क्या क्या बयान दिए हैं, क्या क्या कहा है। आरएसएस के 100 साल हुए, इसके लिए संघ परिवार को 100 साल सेवा करते हुए देश के सांस्कृतिक विरासत को दुनिया की सबसे बड़ी संस्था के रूप में, सांस्कृतिक संस्था के रूप में जो सेवा भाव से भारत माता की सेवा, मानवता की सेवा कर। इन्फिल्ट्रेटर्स की बात की, घुसपैठियों की बात की प्रधानमंत्री ने आज, डोमिसाइल नीति लाइन, डेमोग्राफिक मिशन की भी बात की। डेमोग्राफी जिस ढंग से चेंज हुआ है, बिहार में देखें 825 किलोमीटर है, उस धरती से नेपाल की सीमाएं से होकर, बांग्लादेश की सीमाओं से होकर के बांग्लादेशी रोहिंग्या आए हैं। संरक्षण देने का काम कांग्रेस से लेकर 71 से लालू जी की सरकार ने की। अगली सरकार हमारी बनेगी, हम एक एक को चीन करके बाहर करें। सोशल हार्मनी को अगर इस देश में सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने पहुंचाया है तो वो राष्ट्रीय सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी है। प्रधानमंत्री को क्यों नहीं इस बात का एहसास? वो आरएसएस को देश की सबसे बड़ी देशभक्त वाला संगठन बताते हैं। क्या देशभक्ति की परिभाषा बदल गई है? प्रधानमंत्री को चाहिए कि आरएसएस के बनने के बाद 25 साल आरएसएस का क्या रोल रहा है, 1925 से लेके और 1947 और 48 तक, वो रोल बताएं ताकि देश के लोगों को ये समझने में आसानी रहे कि देशभक्ति की परिभाषा क्या होती है। आप फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ रहे, आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिमायत में खड़े हो गए। अगस्त 1947, मुझे तारीख याद नहीं है,
एडिटोरियल है ऑर्गेनाइजर का कि जो भारत का तिरंगा झंडा है इसको देश के लोग कभी कबूल नहीं करेंगे। ये एस्ट्रोलॉजिकल देश को सूट नहीं करता और यही वजह है कि 50 साल तक आरएसएस ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया। यही देशभक्ति है। तो आरएसएस का जो 25 साल है उसका इतिहास भी देश के लोगों को प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। अपनी स्क्रीन पर ये जो आप वीडियो देख रहे हैं आरएसएस में ड्रेस बांटते हुए लोग हैं, ये किसी पार्क या किसी आम यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हैं। हाल के दिनों में आरएसएस जेएनयू में काफी एक्टिव नजर आ रहा है। वजह है जेएनयू एसयू का पिछले साल का चुनाव, जिसमें करीब 10 साल बाद एबीवीपी ने एक सीट पर जीत हासिल की थी। जेएनयू जो लंबे समय से वामपंथ का गढ़ रहा है, वहां शाखा लग रही है। 100 साल पूरे होने के कार्यक्रमों की तैयारी भी जारी है। ऐसा ही एक कार्यक्रम राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुआ था। जयपुर की इस यूनिवर्सिटी में आरएसएस का कार्यक्रम था 30 सितंबर को। एनएसयूआई के छात्रों ने इसका विरोध किया। इस दौरान एबीवीपी से एनएसयूआई छात्रों की झड़प हुई और पुलिस पर आरोप है कि एनएसयूआई के छात्रों की गाड़ियों पर लाठीचार्ज किया गया। एनएसयूआई ने यूनिवर्सिटी के वीसी पर इल्जाम ये लगाए कि कैंपस में शस्त्र पूजा क्यों हो रही है। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ को इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान आया, कहा कि कल राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई राजस्थान कार्यकर्ताओं के साथ आरएसएस और पुलिस के द्वारा की गई हिंसा में विश्वविद्यालय प्रशासन की गलती है। आखिर विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिसर में आरएसएस को शस्त्र पूजन कार्यक्रम की अनुमति क्यों दी? विश्वविद्यालय प्रशासन और वाइस चांसलर आरएसएस के दबाव में काम कर रहे हैं। अब एक खबर आई है दिल्ली से। दिल्ली में स्टूडेंट्स के सिलेबस में जल्द ही आरएसएस के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। दिल्ली के स्कूलों के छात्र जल्द ही राष्ट्र नीत नाम का एक नए कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता सेनानियों और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी पढ़ाई करेंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं आशीष सूद। उन्होंने कहा है कि इस सिलेबस को अभी फाइनलाइज किया जा रहा है और इसमें आरएसएस पर चैप्टर्स शामिल किए जाएंगे। जनसत्ता की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक इसमें 1950 में केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा आरएसएस की जो स्थापना हुई थी उसकी विचारधारा से लेकर केदारनाथ, बिहार बाढ़ और कोविड-19 महामारी सहित समाज सेवा राहत कार्यों में आरएसएस और उसके कार्यकर्ताओं की भूमिका पर भी जो चैप्टर्स हैं वो शामिल किए जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे आरएसएस से जुड़े नेताओं के योगदान पर भी सिलेबस में प्रकाश डाला जाएगा। अधिकारियों ने बताया है कि इसके अलावा छात्र अज्ञात नायकों पर एक समर्पित अनुभाग के तहत वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस सहित स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रवादी नेताओं के बारे में जानेंगे। ये जनसत्ता की रिपोर्ट में लिखा है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता की आलोचना की है। पार्टी ने एक्स पर लिखा है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार ने सरकारी स्कूलों में देशभक्ति करिकुलम की पढ़ाई बंद करा दी, अब आरएसएस की पढ़ाई कराई जाएगी। इस पाठ्यक्रम में क्या ये पढ़ाया जाएगा? सवाल है, कैसे आरएसएस ने स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ अंग्रेजों के लिए मुखबिरी की थी? आरएसएस ने आजादी के 52 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया था। आरएसएस बाबा साहब के संविधान और आरक्षण का विरोध करता है। आम आदमी पार्टी सरकार स्कूलों में स्टूडेंट्स को देशभक्ति करिकुलम के तहत भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताती थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने ये बंद करा दिया। ये लिखा है आम आदमी पार्टी ने। आपकी आरएसएस के 100 साल, पीएम मोदी के बयानों और विपक्षी पार्टियों की जो आलोचनाएं हैं उस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा अपनी राय। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली की। 26 सितंबर को बरेली में हुई हिंसा में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को मुख्य आरोपी बताया है। अब तक कुल 80 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मामला कानपुर से आइलम मोहम्मद से ही जो शुरू हुआ था उसी से जुड़ा है। खबरों में बताया यह गया कि पुलिस ने नोवेल्टी चौक मार्केट की दुकानों को सील कर दिया। पुलिस ने अपने बयान में क्या क्या जानकारी दी है वो सुनते हैं। कोतवाली क्षेत्र में जो घटना घटित हुई थी उसमें कल तक पुलिस के द्वारा 73 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। आज टोटल 8 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान थाना सीबीगंज की टीम के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा 6 अन्य अभियुक्त हैं, इसमें थाना कोतवाली के द्वारा डॉक्टर नफीस खान पुत्र अब्दुल वहीद और फरमान खां पुत्र नफीस खान, ये 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। और थाना बारादरी पुलिस के द्वारा शान, मोहम्मद नदीम, रिजवान, अमान हुसैन और ताजिम, ये लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस प्रकार से टोटल हम लोगों के 8 अभियुक्त हैं जो आज की डेट में गिरफ्तार होकर जेल जा रहे हैं। टोटल पुलिस के द्वारा अब तक 81 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
हम लोगों की टीमें सीसीटीवी के माध्यम से, ICCC कंट्रोल रूम के जो फुटेजेस उपलब्ध हैं उसके माध्यम से, ड्रोन की जो फुटेजेस उपलब्ध हैं उसके माध्यम से लगातार इस आइडेंटिफिकेशन के लिए लगे हुए हैं कि कौन कौन ऐसे लोग थे जो भीड़ को उकसाने में और भीड़ को एग्रेसिव बनाने में शामिल थे। हम लोगों का मेन फोकस उन लोगों के ऊपर है जिन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने में और जो वहां पे भीड़ एकत्र हुई उसको एग्रेसिव बनाने में जिनकी अहम भूमिका थी, उसके संबंध में हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो भी और लोग इसमें इस तरह की भूमिका में प्रकाश में आएंगे हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस बीच तौकीर रजा खान के भाई तौसीफ रजा खान ने आरोप ये लगाया है कि पुलिस ने बेकसूर मुसलमानों को झूठे मुकदमे में फंसाया है। तौसीफ ने कहा है कि पुलिस मनमानी बंद नहीं करेगी तो वो ठोस कदम उठाएंगे। क्या क्या बातें कही हैं तौसीफ रजा ने, आप भी सुनिए। कि बरेली शरीफ में मुसलमानों को मुसलमान होने की कलेक्टिव पनिशमेंट यानी सामूहिक सजा दी जा रही है। पुलिस रस्सी का सांप बना रही है। बेगुनाह मुसलमानों पर तमंचे, पेट्रोल बम और तेजाब की बोतलों से हमले का झूठा इल्जाम लगा रही है। इंदिरा मार्केट के पास का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक बिल्डिंग की छत से कुछ लोग मुसलमानों और पुलिस पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। इससे साबित होता है कि मुसलमानों और पुलिस पर पथराव एक साजिश के तहत किया ताकि माहौल बिगड़े, मगर पुलिस जानबूझकर इसे नजर फेर रही है, नजरअंदाज कर रही है। बरेली शरीफ में लगातार बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बेगुनाहों को थाने में बुरी तरह मारपीट कर मीडिया के सामने परेड कराई जा रही है, जिससे वो ठीक से चल तक नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद समाजवादी पार्टी विधायक के साथ बरेली जाना चाहते थे, मगर खबरों के अनुसार उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। यही इल्जाम पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली ने भी लगाया कि उन्हें भी हाउस अरेस्ट किया गया। क्या बोले हैं ये नेता, क्या बयान आए हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, पार्टी का डेलीगेशन हम लोग जा रहे थे और हम तो दो ही लोग थे यहाँ से, मैं और शाहनवाज साहब दोनों ट्रेन से जा रहे थे और ट्रेन से ही वापसी भी थी। 11:30 बजे पहुँचना था और 1:30 बजे हमारी वापसी भी थी। लेकिन ऐसा हालात हो गए, मुझे नहीं समझ में आता कि बिल्कुल एकदम हर चीज़ के ऊपर पाबंदी। आपने हमें रोक करके खड़ा कर दिया। क्यों खड़ा कर दिया भाई? आपने कहा नहीं जाएंगे साहब, माहौल ख़राब है। किस बात के लिए माहौल ख़राब है? हम तो शांति के दूत हैं, हम गांधीवादी लोग हैं, हम देश के अंदर नफ़रत के माहौल को शांत करने वाले लोग हैं। तो हमसे तो ये उम्मीद कोई नहीं कर सकता कि हम नफ़रत की बात करेंगे। हम तो मोहब्बत के प्रहरी हैं। और जो कुछ हालात बरेली के अंदर बने हैं, मैं तो एक बात पहले भी कही और फिर कह रहा हूँ कि देश के अंदर जो माहौल है, जो हालात बने हुए हैं, क्या पोस्टर दिखाने के ऊपर टांगे तोड़ दे रहा हूँ। पोस्टर दिखाने पर सिर्फ गुजरात में जल्लूस निकाला, मध्य प्रदेश में जल्लूस निकाला मार करके, राजस्थान के अंदर यही हुआ। किस जबरदस्ती, अलीगढ़ की भी घटना उठा लीजिए, कोई कार्रवाई नहीं आप करते हो, सिर्फ पोस्टर दिखाने पर आप टांगे तोड़ दे रहे हो। लेकिन फतेहपुर के अंदर मस्जिद में, मज़ार में घुस करके तोड़फोड़ की जाती है, कब्रों को तहस नहस किया जाता है, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी जाती है, पुलिस का डंडा नहीं उठता है। बरेली की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आई लव मोहम्मद से जुड़ी एक और खबर आई है उत्तर प्रदेश के शामली से। एक शख्स ने अपनी छाती पर आई लव मोहम्मद लिखवाया, तिरंगा फहराया और वीडियो बनाई। वीडियो वायरल हुई तो पुलिस ने उस व्यक्ति पर मामला दर्ज करके उसे हिरासत में ले लिया। अब तक जो एफआईआर हुई है उसमें पुलिस का तर्क यही रहा है कि बिना इजाजत के जुलूस निकालने को लेकर एफआईआर हुई है, कार्रवाई हुई है। मगर बीते दिनों यानी पिछले शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक व्यक्ति आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए था, उसे पुलिस ने छीन लिया। अब शामली में एक व्यक्ति आई लव मोहम्मद लिखने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में सवाल तो उठता ही है कि क्या हिंसा पर दबिश की आड़ में एक कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है, जैसा विपक्षी पार्टियों का दावा है। आपकी इस पर क्या राय है आई लव मोहम्मद से जुड़े पूरे मसले पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के खबरगांव समाचार में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम सत्यम है। आज का एपिसोड आपके लिए रिकॉर्ड किया था मेरे साथी आनंद ने। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।